जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने जो कि शाओयू को कुछ ज्यादा ही उसका केयर कर रहा होता है, जिसके वजह से लैनफैंग और लियू शोंग गुस्सा हो चुकी होती है। हमें कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची को दिखाया जाता है जो कि उस डिमन वुल्फ पे सवार होता है और कहता है, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, मुझे सभी लोगों से कुछ कहना है। अब से ये डोंगटाई सिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जो कि एक घर बनाना चाहता हूँ जिसमें इंसान, डीमन और मॉन्स्टर जो कि एक साथ रह पाएंगे। जो भी रहने वाले यहाँ पे लोग हैं वो दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते, ना ही मॉन्स्टर या डीमन इंसान कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी मॉन्स्टर जो कि वो कोई भी एविल काम नहीं कर सकता है, किसी की चीजों को चुरा नहीं सकता है या फिर कोई क्राइम नहीं कर सकता है। इमोर्टलिटी बहुत ही ज्यादा कीमती है और जितने भी रहने वाले लोग यहाँ पे वो सभी इक्वल होंगे। सभी लोग अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और कहते हैं हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार, ये जो आपकी ऑर्डर है वो मानेंगे। शाओजी कहता है लियो शुआंग जो कि इस डोंगटाई सिटी में लॉर्ड के तौर पे अपॉइंटेड होगी और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर जो कि सिटी में होने वाले वही ऑर्डर देगी। और जो यू क्योंगलू है वो डीमन सेपरेशन टावर की वो ही काम करेगी, वो सर्व करेगी, वो कमांड देगी। और यहाँ पे जितने भी बुराई होगा, डीमन क्लैन जो भी करने की कोशिश करेगा उसका इंसाफ वो करेगी। और जो शाओयू है वो भी जो कि डीमन सेपरेशन टावर के डिपार्टमेंट में कोई काम करेगी जो कि वो कमांडिंग करेगी। तीनों ही लड़कियां जो कि हामी कर चुकी होती है, लेकिन डीमन एम्प्रेस जो कि थोड़ा गुस्सा होती है और मुंह फुला चुकी होती है और कहती है हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा डीमन क्लैन जो कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल में क्यों नहीं आ सकता और सैलरी को क्यों नहीं पा सकता है? क्या तुम हमारे इंटेलिजेंस पे शक कर रहे हो? हमारा डीमन क्लैन जो कि इतना भी इंटेलिजेंस नहीं है ऐसा सोच रहे हो? तुमने तो ये कहा था कि यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी इक्वल कहलाएंगे, क्या तुमने इसके बारे में झूठ कहा था? शाओची कहता है मैं भी तुम्हें इतना देखना चाहता हूँ, लेकिन डीमन क्लैन सच में क्या इतना इंटेलिजेंट कहलाएगी या फिर नहीं कहला पाएगी? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में जो कि तुम्हारे पोजीशन के लिए अरेंज कर दूंगा। 1000 लोगों में से तुम एक में आओगी जो कि तुम ही सब पे ही कमांड दोगी, जो कि ये तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? डीमन एम्प्रेस तो शर्मा चुकी होती है और कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये कम ही है। हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची को दिखाया जाता है जो कि किताब निकाल रहा होता है और कहता है मैंने 10,000 किताबों को पढ़ लिया है और फेंग्यू कॉन्टिनेंट में जो कि ग्रेट एप्स थे उसके बारे में भी मैंने यहाँ तक ही पढ़ा है, लेकिन अभी तक मैंने ये डाशे किंगडम को ढूंढ नहीं पाया हूँ। सॉरी स्पीड कहती है मैं 16,000 साल की हो चुकी हूँ और फेंग्यू कॉन्टिनेंट में मैं तब से रह रही हूँ जब से मैं बच्ची थी, और पिछले सालों में मैंने बहुत सारे कंट्रीज को देखा है, वहाँ पे जाकर मैं रही हुई हूँ जो कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना जो कि तुम डाशा कंट्री के बारे में कह रहे हो। शाओची कहता है ये जो सिंसर सेक्टर है ये सबसे पुराना सेक्टर में आता है और उन्होंने उस वक्त में एशियन बुक्स को कलेक्ट किया था। अगर इन किताबों में हल्का सा भी ये वो डाशा किंगडम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसका यही मतलब है कि कुछ भी नहीं है और इसके बारे में उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है, ना ही सोचा जा सकता है। उसके साथ ही शाओची जो कि गुस्सा हो रहा होता है और मन में सोच रहा था क्या सच में मेरे साथ ऐसा होने वाला? सिस्टम जो कि मेरे साथ ऐसा करेगा, क्या वो मुझे कीड़ा बना देगा जो कि सजा के तौर पे वो मुझे ये दे सकता है? ये कुछ ज्यादा ही डिस्कस्टिंग हो जाएगा। सॉरी स्पीड चमकती आंखों के साथ कहती है इसके बारे में और भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही देखने की जरूरत है, यहाँ पे कोई भी डाशियन किंगडम नहीं है, इससे अच्छा तो यही है कि तुम एक डाशिया कंट्री या फिर गेट शी कंट्री बना दो। शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि मुझे ये कंट्री बनाना पड़ेगा? क्या ये किसी तरह का बग है? लेकिन ये जो आइडिया है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। सॉरी स्पीड कहती तुम्हारे पास ये कैपिटल है जो कि यहाँ पे तुम कंट्री को बिल्ड कर सकते हो, तैयार कर सकोगी। तुम्हारे पास शेकिंग सील है जो कि इंसानों के रेस की तकदीर को कंट्रोल कर सकते हो, और जो डीमन सेपरेशन टावर है वो भी तुम्हारे पास है जिसके वजह से जिंदगी और मौत जो कि डीमन क्लैन का है उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। और तुम्हारे पास दो ऑर्डर है जो कि गॉड ऑफ वॉर का ऑर्डर है और इसके अलावा एक और ऑर्डर है जो कि तुम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए मायने रखा सकता है। तुम्हारे पास 3 ऑर्डर है और इसके जरिए जो कि पूरे दुनिया को तुम सरेंडर करवा सकते हो और जितने भी 9 स्टेट है वो सभी को तुम अपने नीचे कर सकते हो, वो सभी जो कि तुम्हारे लिए सेलिब्रेट करेंगे और साथ में मिलकर ये करेंगे। जितने भी डीमंस और इंसान जो कि तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएंगे और उसके बाद जो कि ग्रेट शी डायनेस्टी जो कि तुम बना सकोगी। जिस तरह से शाओची के सर के ऊपर जो कि शॉर्ट स्पीड ने अपने अरमानों को रखा हुआ होता है, शाओची का जो अरमान होता है या फिर उसका जो नशा होता है या फिर उसका जो ठरकीपन होता है वो जाग जाता है और वो कुछ ज्यादा ही ठरकी अंदाजों से कहता है ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए शाओची ने शॉर्ट स्पीड को अपने गोद में रख लिया होता है और कहता है मैं जब एम्परर बनूंगा तो मैं तुम्हें क्यों बनाऊंगा, ये कैसा रहेगा? जब ऐसा वक्त आ जाएगा कि फेंगी कोर्डिन में ऐसा हो जाएगा तो मैं उस वक्त ये कंट्री बनाऊंगा और ये कहूंगा कि तुम्हारे लिए ये मैंने बनाया है, मेरी क्यों, ये कैसा रहेगा?
लेकिन इससे पहले क्या पहले हम पहला जो इंटरेस्ट है हमारा उसके बारे में बात कर लेते, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये कहते हुए शाओची जो कि शॉर्ट स्पीड को किस करने वाला होता है, लेकिन शॉर्ट स्पीड जो कि अपने स्वॉर्ड में तब्दील हो चुकी होती है, लेकिन शाओची नहीं देख पाता होता है, वो किस कर देता है। लेकिन जैसी किस करता है उसको समझ में आ चुका होता है कि उसने गलत जगह पे किस किया होता है। उसके साथ ही कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, तुमने यहाँ तक कि किस किया है, लेकिन तुमने मेरे मुंह के अंदर जो कि स्टैप कर दिया है, ये बिल्कुल ही सही नहीं किया है। शॉर्ट स्पीड कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती, तुम्हारी जो एविल काम है उसके बारे में मैं जानती हूँ, तुम जो कि मुझे क्यों बनाना चाहते हो और इसी जरिए जो कि मुझे हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल ही करने नहीं दूंगी, तुम्हारा इरादा मैं जानती हूँ। शाओची मासूम अंदाजों से कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, इस फॉरेनर दुनिया में जो कि मैं यहाँ पे अकेला आया था और मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं था, ना ही मैं किसी पे डिपेंड हो सकता था। मैं तुम्हें जाना जो कि दिन और रात जो कि हम दोनों ही जो कि एक दूसरे को जानते हैं और मैं बहुत ही लंबे वक्त से जो कि तुम्हें अपने करीब को समझता हूँ, अपना ज्यादा करीब समझता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकती और कभी तुमने सोचा भी क्यों था। सॉरी स्पीड कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हालांकि तुम जितना भी स्ट्रांग हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी भी तुम बड़े बच्चे हो जो कि 20 साल के हो। सॉरी स्पीड मन में सोच रही थी ये पहले से जो कि मुझे अपना लवर मानता है, लेकिन क्या मैं इतनी बुरी औरत हो चुकी हूँ। सॉरी स्पीड जो कि शाओची के करीब आने के बाद उसको संभाल रही होती है और कहती है ठीक है मेरी गलती थी, मैं इसको मान चुकी हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बनना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक बेहतर कैंडिडेट है जो कि तुम्हारे लिए वो बन सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मैं ये बनना नहीं चाहती हूँ। लेकिन शाओची कहता है मुझे ये बताओ कि वो कौन है। सॉरी स्पीड कहती है वो वही लड़की है जो कि डेमन एम्प्रेस है, वही है जो फेंग्यू कॉन्टिनेंट में रहने वाले 3 ट्राइब से, वो सच में वो 3 ट्राइब से नहीं है। जो डीमन कल्टीवेटर है वो डीमन ट्राइब से नहीं है जैसा कि वो लोग मानते हैं। ये जो वॉर था इमोर्टल और डीमन के बीच में जो कि 1000 सालों तक चलता रहा था। 1000 साल पहले जो कि डीमन ने वॉर को लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन वर्ल्ड जो कि बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी और जो पिछला डीमन एम्परर था वो मारा जा चुका था। इसी के जरिए जो कि दूसरे क्लैन को बचाने के चक्कर में जो कि डीमन किंग था उसने अपने डीमन पिल को जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक्सप्लोड कर दिया था और उसी की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था। उसी एक्सप्लोजन की वजह से स्पेस में कोलैप्स हो चुका था और जो दुनिया में डीमन क्लैन थे वो सभी जो कि मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुके थे, वो कोलैप्स हो चुके थे। लेकिन जो बाकी डीमन क्लैन थे उन्होंने एडवांटेज के हासिल किया, जो लूप होल था स्पेस में उसी का एडवांटेज को उठाया था और उसी के जरिए जो कि इंसानों को, दुनिया को, जो कि लोग थे उनको अट्रैक्ट किया था और उसी वक्त से जो कि फेंग्यू कॉन्टिनेंट बना था और उसी में जो कि बहुत सारे लोग इंसान और डीमन मिक्स हो चुके थे। लेकिन हेवन ने जो कि इस पे अफसोस किया, जिसके वजह से डीमन क्लैन जो कि उसके लिए अब एक पैसेज खुल चुका था और जितने भी डीमन क्लैन के लोग थे जो कि आगे चल के वो इमॉर्टल बन सकते थे और इमॉर्टल की दुनिया में जा सकते थे और इमॉर्टल के रैंक को पा सकते थे, इमॉर्टल के साथ रह सकते थे। जो मेन डीमन का इरादा था, उनका यही इरादा था कि जितने भी दुनिया है उन सभी को उनको डोमिनेट करना है, उसको हासिल करना है, जो कि 6 रैलम में उसको बिल्कुल ही हासिल करके उनके पास रखना है। और इसी की वजह से एक दूसरा वॉर जो कि लॉन्च हुआ था, इमॉर्टल और डीमन जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड में अटैक करने के लिए आगे जा चुके थे, क्योंकि इंसान और डीमन जो कि लगातार फेंग्यू कॉन्टिनेंट में जो कि इमॉर्टल बनते ही जा रहे थे और एक नया फोर्स जो कि बनता ही जा रहा था और जो डीमन क्लैन का अटैक था वो नाकामयाब होता जा रहा था। जो बैटल में उन्होंने एंटर हुए थे वो गलत हो चुका था, वो खराब हो चुका था और वहां पे ऐसी रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से जो डीमन एम्परर थे वो फेंग्यू कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं हो सकते थे। तो इसी की वजह से डीमन एम्परर ने जो कि इंसानों को दुनिया में एजेंट को भेजा था और आगे और भी ज्यादा वो बढ़ाना चाहते थे और जितने भी डीमन टेक्निक्स थे, जो कि डेमोनिक स्किल थे, वो प्रैक्टिस करवाना चाहते थे और सिखवाना चाहते थे। और इसी की वजह से उस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में जो कि डीमन कल्टीवेटर का जन्म हुआ था, यही एक रीजन था। और मैं अगर हकीकत कहूँ तो मैं डीमन एम्परर की एक एजेंट हूँ और हम डीमन स्किल को जो कि कल्टीवेट करते हैं और हमेशा ही जो कि अपने आप को डीमन कहते हैं और हम इमॉर्टल तक पहुंचना चाहते हैं। कल्टीवेशन करने के बाद हम इमॉर्टल पहुंचेंगे और जितने भी लोग जो कि इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करते हैं वो सभी जो कि हमें डीमन कल्टीवेटर कहते हैं। हालांकि हम डीमन कल्टीवेटर नहीं है, फिर भी वो लोग हमें ऐसा कहते हैं। अब तुम्हारे पास भी एक टोकन है जिसकी वजह से तुम भी डीमन कल्टीवेटर के एजेंट कहलाओगी। जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें इस चीज को, जो कि पुरानी चीजों को मैंने तुम्हें अभी बता दिया और इसके बारे में समझा दिया है। मैं चाहती थी कि इसके बारे में तुम अच्छे से जान। जो डीमन एम्प्रेस जो कि सिर्फ डीमन एम्प्रेस ही नहीं है, लेकिन वो डीमन वर्ल्ड के रेलम की वो मास्टर भी कहलाएगी। लेकिन अब वो जो कि इस इंसानों को दुनिया में जी रही है। शाओची कहता अगर इसे दूसरे अल्फाजों में ये कहा जाए तो डीमन एम्प्रेस जो कि एक बिग शॉट है और जो इंसानों का एम्परर है, डीमन एम्परर है, इमॉर्टल एम्परर है, क्या वो तीनों ही के कदम चल सकती है। यानी कि यही कहा जा सकता है कि डीमन एम्परर जो कि उन तीनों ही के कदम के इक्वल चल सकती है। शॉर्ट स्पीड जो कि हाँ और ना में सारी हिलाते हुए कहती है जो इमॉर्टल एम्परर है
वो जो कि 6th रेलम का वो लॉर्ड है और उसको नेचुरली सरेंडर कराना मुश्किल है। लेकिन अगर इंसानों के एम्परर की बात करें या फिर डीमन एम्परर की बात करें तो वो दोनों ही कदम के साथ मिलकर चल सकती है। लेकिन अगर इंसानों के एम्परर की बात करें या फिर डीमन एम्परर या फिर डीमन किंग की बात करें तो वो तीनों ही के कदम के साथ मिलकर वो चल सकती है। और ऐसा भी है कि डीमन एम्परर और इमॉर्टल एम्परर जो कि इससे बिल्कुल ही खुश नहीं है, वो कैसे ही चाहेंगे कि हमारा क्लैन जो कि आगे बढ़ सके। इसी की वजह से डीमन क्लैन को इस तरह से नीचे देखते हैं। शाओची कहता है हालांकि डीमन क्लैन जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है लेकिन फिर भी अभी डीमन वर्ल्ड की मास्टर जो कि मौजूद है। अगर वो सच में वो कंट्री की क्यून बन जाती है और गिरशी कंट्री जो कि बन जाता है तो वो क्यून कहला सकती है और वो नेचुरली जो कि प्रोटेक्ट करेगी। मैं ये समझ चुका हूँ कि ये डाशे किंगडम कैसे बन सकता है। ये डीमन क्यून जो कि वो डीमन ही क्यून बन सकती है और वही डीमन क्यून जो कि चलाएगी। मैं अभी जा रहा हूँ डेटिंग करने, नहीं मैं डेटिंग करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं उसको प्रपोज करने जाऊंगा। शाओची जब दरवाजा खोल के देखता है तो वो हैरान हो चुका होता है, वो सिर्फ सदमे में देख रहा होता है। हमें लैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि लैनफेंग शाओची से चिपक चुकी होती है और कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या यहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ पे जाना चाहते हो। शाओची कुछ भी कह नहीं पा रहा होता है। हमें ये दिखाया जाता है लैनफेंग जो कि रूम के अंदर आ चुकी होती है और अपने लाश से जो कि दरवाजे को बंद कर रही होती है और शाओची के ऊपर आ चुकी होती है और लैनफेंग कहती है तुम ट्रिप पे गए थे और जैसे तुम ट्रिप से वापस आए तो तुमने 2 लड़कियों को लेकर आए थे। अब वो जो 2 लड़कियों को ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर तुम बाहरी लड़कियों के साथ अगर फ्लर्टिंग करने की भी हिम्मत करते हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी दे सकती हूँ। और हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो समझ ही सकते हो कि उसने डुअल कल्टीवेशन किया होता है जिसकी वजह से वो थक चुका होता है और लैनफेंग जो कि अच्छी तरीके से बैठी हुई होती है। लेकिन शाओची कहता है दूसरे जो कि मर्द होते हैं वो भी हार चुके होते हैं इन सभी चीजों से, तो मैं क्यों नहीं हार सकता हूँ। हमें लियो शुआंग को दिखाया जाता है। लियो शुआंग भी वहाँ पे आ चुकी होती है। लियो शुआंग कहती है क्या मैं गलत टाइम पे आ चुकी हूँ, तो शाओची कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही गलत टाइम पे आई हो। मगर हमें दिखाया जाता है लैनफेंग ने जो कि रूम के अंदर लियो शुआंग को ले लिया होता है और दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है ये नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि मैंने ही इसको ऐसा कहा था कि उसको यहाँ पे आना है, वो बिल्कुल ही वक्त पे आई है। लैनफेंग बहुत सारे एलिक्सर को निकाल ली होती है। लियो शुआंग कहती है स्टॉप करने की क्या कोशिश कर रहे, इतने सारे हाथों में आप एलिक्सर को निकाल रही हैं। लैनफेंग ने जो कि एलिक्सर लियो शुआंग को खिला रही होती है और कहती है सिस्टर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे इस हार्टलेस आदमी को सजा देना है जो कि तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। शाओची जैसा कि तुम ये देख ही सकते हो कि इसने ये एलिक्सर को ले लिया और तुमने थोड़ा आराम कर लिया है तो तुम्हें भी नजरों से तुमने ये देख लिया है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, इसके साथ वही करना होगा जो कि तुमने मेरे साथ किया है। लियो शुआंग खांस रही होती है और बहुत ही ज्यादा वो शर्मा रही होती है। लेकिन शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा ही शातिर हो। लैनफेंग जो कि वहां से जा रही होती है लेकिन जाने से पहले कहती है लियो शुआंग तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट करना होगा और शाओची को एक खूबसूरत चीज को एक्सपीरियंस करवाना होगा, उसको अपने तरफ से इतना अच्छा तरीके से एक्सपीरियंस करवाना कि उसे समझ में आ जाए कि खूबसूरती क्या कहलाता है। लियो शुआंग कहती है सिस्टर आपका शुक्रिया करती हूँ। लैनफेंग जो कि वहां से चली जाती है लेकिन लियो शुआंग जो कि अपने कपड़े को उतार रही होती है और कहती है मिस्टर इमॉर्टल मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो शाओची कहता है चलो आ भी जाओ। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो रूम से निकल चुका होता है, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। शाओची कहता है ये दोनों ही लड़कियों ने मुझे थका दिया है, ये युवा सेक्टर की जो लड़की है उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। हमें डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है। डीमन एम्प्रेस कहती है शाओची तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, तुम्हारा जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और एम्प्टी लग रहा है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ क्या वो दोनों ही लड़की जो कि फॉक्स है उसने तुम्हें सेड्यूस किया है। शाओची कहता है ऐसी कोई भी चीजें नहीं है, बस मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्यूआई की जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था तो ऐसा हो चुका है, लेकिन तुम बिल्कुल ही सही वक्त पे आई हो, मुझे तुमसे कुछ चीजें कहना है। तो डीमन एम्प्रेस कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। शाओची कहता है मैंने बहुत ठीक से इसके बारे में सोचा है, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि डाशे किंगडम को मुझे यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। अगर इंसान और डीमन को एक साथ यहाँ पे रहना है और लंबे वक्त तक रहना है तो उनके दिमाग में जो भी बातें है उसको जरूर से उनको कहना होगा। हमें इसके रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ाना होगा और मेंटेन करके रखना होगा और इसके बारे में और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा। डीमन एम्प्रेस शर्माते हुए कहती है तुम कहना क्या चाहते हो कि हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। तो शाओची कहता है हाँ मैंने यही कहा है कि हम दोनों ही के बीच में जो रिलेशनशिप है और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और भी ज्यादा करीब हो जाएगा। तो हम ये यकीन से कह सकते हैं कि इंसान और डीमन का जो रहस्य और भी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे जी पाएगा और रह पाएगा। डीमन एम्प्रेस को ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है और अपने आप को कस के पकड़ चुकी होती है और कहती है मैं ये सुन रही हूँ जो कि तुम ये कह रहे हो। शाओची कहता है तो ठीक है हम लोग एक अलायंस बना लेते हैं और खून का एक रिलेशन बना लेते हैं। अब
से हम दोनों ही जो कि सिबलिंग्स कहलाएंगे और अलग अलग सरनेम के कहलाएंगे। हालांकि हम लोग एक ही साल में पैदा नहीं हुए हैं, ना ही एक ही महीना एक ही दिन में पैदा हुए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद रखेंगे कि हम एक ही साल में एक ही महीने में या एक ही दिन में जो कि साथ में मरेंगे, और जो भी अच्छी चीजें या फिर बुरी चीजें एक दूसरे से शेयर करेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी सेम तरीके से शेयर करेंगे। मैंने एम्प्रेस तो ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है, लेकिन वो वहां से जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले कहती है मैं पहले से 10,000 साल की हो चुकी हूँ, और जो तुम्हारे एंसेस्टर होंगे वो भी जो कि उस वक्त नौजवान होंगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे एक मेरे यंगर ब्रदर कहलाने की सोच रहे हो। तुम किस तरह के खूबसूरत आइडिया को सोच रहे हो। टॉड स्पीड अचानक से जाहिर हो चुकी होती है और कहती शाओची घटिया कहे कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। शाओची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है कि इंसान जो कि समझदार है, लेकिन फिर भी उसने एक गलती कर दिया है जो कि वो अलग ही हो चुका है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही हमें डीमन एम्प्रेस के वही जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे दो गार्ड जो कि गार्ड कर रहे होते हैं। डीमन एम्प्रेस मुझे एक मौका दो, मैं फिर से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उस बात जैसा मैंने मिस्टेक किया वो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही लड़कियां ने शाओची के रास्ते को रोक लिया होता है और कहता है हमें ये ऑर्डर मिला है कि कोई भी यहाँ पे किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अंदर जा सकता है। शाओची जो कि अपने वुल्फ पे सवार होते हुए वहां से जा रहा होता है और कहता है इसे भूल जाते, ये ठीक ही है, वहां पे रह के कोई मतलब भी नहीं है। अभी मुझे डोंगटाई सिटी में जाना होगा और वहाँ पे ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। वुल्फ कहता है सर आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हालांकि डीमन एम्प्रेस सभी के लिए गुस्सा है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है, वो थोड़ी वक्त के बाद वो शांत हो जाएंगी। आपको जो करने की जरूरत है वो आपको करना चाहिए। शाओची कहते हैं उसके बारे में क्या जो की अच्छी बात है और क्या जो की वो सोचती है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वुल्फ कहता है आप उसके लिए स्टोरी नॉवल लिख सकते हैं। शाओची कहता है ये स्टोरी बुक जो कि लिखने के लिए मेरा इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है, ये छोटा सा स्किल जो कि मेरे पास है वो काम कर जाएगा। मैं एक मुकम्मल पिक्चर के साथ लिख दूंगा जिसके जरिए वो अच्छी तरीके से समझ जाएगी, या एक छोटा सा बुक उसको मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे किस तरह का नॉवल जो कि उसके लिए लिखना चाहिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वुल्फ मुझे ये बताओ कि डीमन एम्प्रेस को किस तरह का स्टोरी बुक का टाइप पसंद है। वुल्फ कहता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते, वो रोमांस स्टोरी ज्यादा पसंद करती है। जितने भी फीमेल डीमंस है वो सभी इस तरह की चीजें पसंद करती हैं, जैसे कि हु माओ और जो कि वो ऑक्स डीमन होल्डिंग पिलर के बारे में भी है, जो कि वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा हम डीमन क्लैन में पॉपुलर है। शाओची कहता है ये अच्छी बात है, मैं ये जान चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे वही स्टोरी को कॉपी करना पड़ेगा। और वो जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑफ द स्टोन है, जो कि उसमें वादा किया जाता है कि मैं तुम्हारी फैमिली लूशिया को रुला दूंगा और मैं अपने पैंट के नीचे उसे गिरा दूंगा। हमें कुछ डीमंस और इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं या फिर लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन शाओची वहाँ पे आ चुका होता है। शाओची कहता है यहाँ पे फिर से क्या चल रहा है, ये लोग जो कि अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो वुल्फ कहता है ये बहुत ही ज्यादा इन लोगों की मुश्किल हो चुका है कि एक साथ ही लोग रह पा रहे हैं। हमें दो बुल डीमन को दिखाया जाता है। पहला बुल डीमन कहता है तुम लोग जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्लिम हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है वो रैबिट की तरह है या फिर उससे भी ज्यादा कम है। तुम्हारा जो काम है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो कि तुम अच्छा तरीके से काम नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम हम लोगों की लाइन में क्यों शामिल हो रहे हो। जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है हमने इसको डिजाइन किया था, जो कारपेंटर है वो हम ही है और हम ही ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे अपने ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो। बुल डीमन कहता है तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, इंसानों को जो कि मुकम्मल तरीके से खत्म किया जा सकता है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। वो आदमी कहता है क्या तुम इसके बारे में ये सोचते हो कि हम तुम्हारे जैसे बीच से जो कि डर भी पाएंगे। हमें एक चाबुक या फिर रस्सी के हमले को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों ही को पड़ता है। उसके साथ ही कोई कहता है ह्यूमन सेपरेशन डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कौन है जो कि यहाँ पे केओस करने की कोशिश कर रहा है। युकुंगलू को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों ही से बातें कर रही होती है, लेकिन शाओची वहीं पे होता है। शाओची ये नजारे को देख रहा होता है और कहता है मैंने अपने दिमाग को बदल दिया है, मैं उस स्क्रिप्ट को नहीं लिखने वाला हूँ जो कि स्टोरी ऑफ द स्टोन है। मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे कौन सा स्टोरी लिखना है, मुझे इंसान और डीमन के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में स्टोरी लिखना है। हमें डीमन एम्प्रेस का वही पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही दोनों ही लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही डीमन होती है, लेकिन जो पहली लड़की होती है वो कहती है जो लेजेंड ब्लैक स्नेक है क्या वो तुम्हारा है, क्या ये सच में तुमने सीक्रेटली जो कि उस मॉडल के साथ शादी कर लिया जो कि मॉडल डॉक्टर है और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। जो स्नेक लड़की होती है या फिर दूसरी लड़की होती है वो भी फॉक्स के बारे में यही बातें कर रही होती है। हालांकि वो दोनों ही जो कि किसी तरह की स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, हकीकत के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। डीमन एम्प्रेस इन सभी की बातों को सुन रही होती है और कहती है इन लोगों को अचानक से हो क्या गया है, इससे राह से जहरीली हरकतें यूं क्यों कर रहे हैं, हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो दोनों ही लड़कियां जो कि अभी भी बात कर रही होती है और हंस रही होती है और वहां से वो जा भी रही होती है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में भी हमने इसके बारे में जाना था, लेकिन मैं
इसके नाम के बारे में बोल चुका हूँ तो सिर्फ हम इसे लड़की कहेंगे। लड़की कहती है, डीमन एम्प्रेस हाल फिलहाल में जो कल्प्रिट है वो हमारी डीमन क्लैन से है। डीमन एम्प्रेस कहती तुम्हारी दूसरी बहन क्या है, क्या वो स्पीक के साथ वो जो कि रोमांस करने की कोशिश कर रही है? उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मेरे सामने यहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं कर रही है, वो कुछ ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही है। वो लड़की जो कि अपने घुटनों पे आ चुकी होती है और कह रही है, डीमन एम्प्रेस आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए। जो मेरी दूसरी बहन है जो कि वो शाओची, जो कि उनके ऑर्डर के हिसाब से वो चल रही है, जो किंग ऑफ डाशिया या फिर डाशिया किंगडम की आर्मी है वो आगे बढ़ चुकी है। वो दूसरे पैलेसेस को जो कि आगे बढ़ने के बाद वो कॉन्कर करना चाहते हैं। डीमन एम्प्रेस जो कि उसे एक किताब ले रही होती है और कहती है, मैंने अभी तक उसकी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं हुई हूँ, लेकिन ऐसा वो दिखावा कर रहा है कि वो फरमान को जो कि यहाँ पे बेच चुका है, वो अपने फरमान को मनवाना चाहता है। अगर उस तरह से ये इतना उतावला होने की कोशिश करेगा तो मैं पहले उसे खा जाऊंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस तरह की चीजें जो कि इसमें क्या लिखा गया है और किस तरह की जो चीज है जो कि डीमन क्लैन को इतना जो कि पागल कर चुकी है और इसके पीछे कुछ ज्यादा पागल हो चुकी है। ऐसी क्या चीजें हैं? डीमन एम्प्रेस जो कि उसको पढ़ने लगती है और कुछ बातें कह रही होती है जो कि मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, जो कि वो ट्रांसलेशन में भी ठीक से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वो पढ़ रही होती है उसकी आंखों से ये पता चल रहा है कि उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उसको पढ़ रही होती है। लेकिन वो रोने भी लगती है और कहती है, मैं ये समझ सकती हूँ कि ही किंग्समैन जो कि उसके बारे में अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जब उस वक्त वो पगोडा में थी तो उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, जैसा कि मुझे भी ये डीमन सेपरेशन टावर के पगोडा में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। इसका जो एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है, जिसकी वजह से मैं इस ऑथर को ढूंढना चाहती हूँ और उसकी अच्छी तरीके से उससे बात करना चाहती हूँ। उस बुक में ऑथर के बारे में थोड़ा बताया जा रहा था कि ऑथर जो कि डीमन क्लैन से है, तो डीमन एम्प्रेस कहती है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसका जो ऑथर है वो डीमन क्लैन से है, लेकिन मैं ये बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही कोई डीमन क्लैन से इतने स्मार्ट बंदे कैसे हो सकते हैं। तो मुझे उस इंसान से मिलना होगा और भी ज्यादा जल्दी उससे मिलना पड़ेगा। वो लड़की कहती है, मैं इसके बारे में चेक करती हूँ कि आप किसके बारे में ढूंढना चाहती हैं। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं कि आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।